हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रभाकर सर पुनः आप लोगों को आज एनटीपीसी सेट 9 का डिस्कशन के लिए हम लोग आ गए हैं। ठीक है, और पिछले सेट का क्या प्रोग्रेस है आप लोग तो देख पा रहे होंगे। मैथ का क्या स्टैंडर्ड रह रहा है, कैसा रहना चाहिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। बहुत आदमी बता भी रहे हैं। और अभी भी बहुत आदमी का ये समस्या है कि सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। बाबू, पीडीएफ के लिए हम लोग टेलीग्राम को पहले ज्वाइन करेंगे। विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको पहले पीडीएफ मिल जाएगा, उसके बाद आपको 1 या 2 घंटे बाद आपको डिस्कशन का वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग एनटीपीसी सेट 9 का मैथमेटिक्स देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्या है मैथ्स का, देख लीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन आप देखे होंगे कि बिहार एसएससी का पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, जो अभी जिसका मेंस होने जा रहा है, उसके प्री में देखिएगा बंदर से रिलेटेड, बंदर जो खंभा पे चढ़ता है, पोल पे चढ़ता है, इसी तरह का प्रश्न आया हुआ था। एसएससी भी कई बार पूछा है इसको, रेलवे भी बाबू पूछता रहता है इस तरह का प्रश्न। तो चलिए आज हम लोगों के प्रैक्टिस सेट में आज का जो पहला प्रश्न है हम लोगों का मैथमेटिक्स का है, एक बंदर बांस के एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। 3 सेकेंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है तथा अगले सेकेंड में 2 फीट नीचे फिसल जाता है। यदि पोल 18 फीट ऊंचा है तो कितनी देर में बंदर पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, आप लोग बनाए भी होंगे। हम लोग एक बार पुनः चेक कर लें कि क्या आगे और भी क्वेश्चन रह गया है क्या मैथ का 7 से पहले। देखिए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 नहीं बाबू, डायरेक्ट 7 नंबर ही मैथमेटिक्स है। तो आइए 7 नंबर पे हम लोग आते हैं। क्या है 7 नंबर में, देखिए पढ़ लिए क्वेश्चन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 18 मीटर ऊंचा एक क्या है, पोल है। क्या है बाबू, 18 मीटर ऊंचा एक क्या है, पोल है। अब आपको देखिए इस तरह के सवाल में सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि बंदर जो है पहला छलांग या जितना भी स्टेप दिया हुआ कि 3 मिनट में 3 सेकेंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने का जो उसका क्रम होता है फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पर डायरेक्ट 3 सेकेंड से उठा लिया है बाबू। तो जो ऊपर चढ़ने का क्रम होता है उसको पहले हम लोग टोटल हाइट में से घटा लेते हैं। ठीक है, इसका लॉजिक है जल्दी बनाने का, नहीं तो आप ऐसे मौखिक भी बनाएंगे कि 4 सेकेंड चढ़ा, तो यानी 3 सेकेंड में 4 फीट चढ़ा और अगले सेकेंड में 2 फीट नीचे उतर आया। तो आप कह सकते हैं कि सर 4 सेकेंड में कितना फीट गया बाबू, तो 4 चढ़ा था, 2 नीचे उतर गया अगला सेकंड में, चौथा सेकंड में। तो 4 सेकंड में कुल कितना हाइट पे चढ़ पाया है, तो 4 - 2 यानी केवल 2 फीट ही चढ़ पाया है, यही ना कहिएगा। तो इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे तो 10 मिनट 5 मिनट में आप पहुंच जाएंगे परिणाम तक। मगर 10 मिनट 5 मिनट कंपटीशन में देने का टाइम नहीं बाबू, इसको यूँ बनाना है एकदम चंद सेकेंड के अंदर में। तो इसके लिए एक लॉजिक बाबू याद रखेंगे, जो बंदर पहला स्टेप में जितना हाइट ऊपर की ओर छलांग लगाता है चढ़ने के क्रम में, टोटल हाइट में से पहले उसको हम लोग घटा लेते हैं। तो कितना है बाबू, 18 माइनस कितना चढ़ता है, तो 4, कितना बच गया, 14 फीट बच गया। 14 फीट पर ही बंदर को हम लोग चढ़ने देंगे, उतरने देंगे, यानी चढ़ेगा उतरेगा, केवल 14 फीट के बारे में हम लोग सोचेंगे। और ये जो 4 फीट हमने रेस्ट घटा के रख लिया है, मतलब जो सबसे आखिरी सेकेंड होगा, आखिरी 3 सेकेंड जो होगा, उसमें बंदर क्या काम करता है, केवल चढ़ने का काम करता है 4 फीट। तो आखिरी बार में ये डायरेक्ट 4 को चढ़ जाएगा। कितना पर, जब 14 को वो कंप्लीट कर लिया रहेगा तब। अब घटाने के सेंस में एक बात और ध्यान रखिए कि हम लोग जितना बंदर एक बार में ऊपर की ओर चढ़ता है उतना घटा सकते हैं, कम से कम उतना घटा सकते हैं, और उससे आप अधिक भी घटा सकते हैं। बट 4 से कम, जितना एक छलांग में ऊपर चढ़ेगा उससे कम कभी भी हम लोग लेस इस टोटल हाइट में से नहीं कर सकते हैं। कम से कम जितना एक छलांग में चढ़ता है उतना कम करेंगे, या उससे आप अपने आवश्यकता अनुसार उससे ज़्यादा भी कम कर सकते हैं, बट 4 से कम नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, यानी 18 - 4 यानी 14 फीट। तो अब आप बताइए, अगर 4 सेकेंड में 2 फीट चढ़ता है, अब हम कहेंगे कि ये एक कंप्लीट वर्क हुआ, एक बार का ये कंप्लीट वर्क हुआ कि 3 सेकेंड चढ़ा, 1 सेकेंड उतरा, तो 4 सेकेंड में 2 फीट, 4 सेकेंड होता है तो एक कंप्लीट वर्क हुआ। अब अगला क्या होगा, अगला 3 सेकेंड चढ़ेगा, यानी 4 3
7 सेकेंड में 4 2 6 मीटर चढ़ जाएगा, 6 फीट। फिर 8वां सेकेंड आएगा तो क्या होगा, फिर 2 नीचे आ जाएगा। यानी हम कहेंगे कि सर 4 और 4 8वां सेकेंड में जो है ये कितना चढ़ जाएगा, 4 फीट चढ़ जाएगा। फिर तो अगर एक कंप्लीट वर्क हम लोग पूरा कर लिए बाबू, तो यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सोचेंगे जो इस वर्क को कितना से मल्टीप्लाई कर दें, कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि डायरेक्ट कितना हो जाए। कोशिश करेंगे 14 लाने का, आवश्यकता अनुसार हम इसको लाए हैं जितना उतना लाने का। तो बाबू 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 14 फीट हो जाएगा। 7 से इधर किए मतलब 7 से यहाँ भी कर देंगे। तो आपने क्या रिजल्ट निकाला, 7 चौक 28 सेकेंड में, 28 सेकेंड में कहाँ तक पहुँच गया है बंदर, कितना टॉप तक पहुँच गया है। देखिए तो 7 दूना 14 फीट पर पहुँच गया है। कितना पर, 14 फीट पर। अब देखिए, अब अगर ये 7 बार कंप्लीट वर्क हो गया, तब तक में बंदर 14 फीट चढ़ चुका है और समय कितना लग गया है, 28 सेकेंड। और अब जो हमारा काम है क्या है, तो अब जो बंदर करेगा तो क्या करेगा, पहले 3 सेकेंड चढ़ेगा और 3 सेकेंड में कितना चढ़ता है, 4 फीट। अगर यहाँ से बंदर 4 फीट और पहले चढ़ने का काम करेगा तो 14 4 18 फीट पर तो पहुँच गया बंदर। क्या हुआ, 18 फीट पर अगर बंदर पहुँच गया तो अब उसको उतरने की ज़रूरत है। अब टॉप पे पहुँच गया है तो समय कितना लगा, 14 + 4 चढ़ा, और ये 4 कितना 3 सेकेंड में वो चढ़ता है, तो +3 बाबू यहाँ कर दीजिए। 28 और 3 31 सेकेंड में ऐसा प्रोसेस हो जाएगा। 31 सेकेंड में, 31 सेकेंड में कहाँ तक पहुँच जाएगा, 18 मीटर तक। तो फिर से इसको बातों को समझिए। इस टाइप के सवाल में बंदर वाला जो सवाल रहेगा, तो पहले जो बंदर ऊपर की तरफ जितना हाइट छलांग लगाएगा उसको टोटल हाइट में से घटा के रख लेंगे कम से कम। और अगर आपका डाटा फिर भी फिट नहीं बैठ रहा है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार 4 से ज़्यादा भी घटा सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी घटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, जब एक कंप्लीट वर्क हो जाएगा तब हम कहेंगे सर 14 लाना है, तो 2 7 14, तो भाई इधर भी 7, तो 28 सेकेंड 14 फीट। अब जब इतना 7 बार कंप्लीट वर्क हो गया है, 28 सेकेंड हो गया, 14 फीट हो गया, तो अब अगला स्टेप जो उठेगा बाबू हमारा, वो चढ़ने के क्रम में उठेगा। और जब चढ़ने के क्रम में उठेगा तो पहले तो 4 फीट चढ़ेंगे 3 सेकेंड तक लगातार, तो 14 4 18 फीट हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 28 और 3 31 सेकेंड हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि विकल्प डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। बहुत कंफ्यूज होता है लोग इसमें, मौखिक बनाने लगता है, मौखिक नहीं बनाएंगे। ये लॉजिक रहा, टाइम एंड वर्क जैसा लॉजिक। जैसे नल टंकी में आप इसी तरह का एक सवाल आता है, उसमें भी यही लॉजिक हम लोग लगाते हैं, घटाने का काम कर लेते हैं। जो भरने वाला पाइप रहता है वो कितना भरता है उसको पहले हम लोग घटा लेते हैं। सेम इसी तरह का प्रश्न वो भी है बाबू। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन से है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों के पिघलने से बने घन की भुजा कितनी होगी। यानी कहने का मतलब कि 6 8 और 10 cm जो किनारा वाला 3 घन है उसको पिघला कर एगो बड़ा सा क्यूब बनाना चाहते हैं। उस बड़े क्यूब का किनारा क्या होगा, यही यहाँ पूछा। तो बड़ा ही आसान है। सपोज कर लिए कि उस बड़े से बड़े घन का एज जो है, किनारा जो, उसको अगर हम L सपोज कर लिए, L यूनिट या A यूनिट कर लिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर यही ना हुआ। क्या दिया हुआ है कि 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब यानी 6 किनारे वाले का आयतन प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, और ये किसके बराबर हो जाएगा बाबू, ये इस सब को जोड़ के, इस सभी वॉल्यूम को जोड़ के एक बड़ा क्यूब बनाते हैं। उस बड़े क्यूब का अगर किनारा को हमने ए सपोज किया तो ये सारा वॉल्यूम जुट के उस बड़े क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा, यानी एक क्यू के बराबर हो जाएगा। घन का आयतन भुजा क्यू होता है बाबू। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो गया 216, 8 का क्यूब कितना 512, और 10 का तो सभी आदमी जानते हैं कि इतना होगा, बराबर कितना 1 क्यू। यानी आप कहेंगे कि सर 1 क्यू का जो वैल्यू आ गया हमारे पास 1728 आ जाएगा। देख लीजिए 6 2 8 और 1 1 2 आ गया। अब कितना हो गया 5 2 7 हो गया, 1 का 1 इधर आ गया, 1728 हो गया। यानी आपको अब ये भी याद रखना है कि सर 1728 का क्यूब रूट क्या होगा। तो इसीलिए तो हम लोग याद करके रखते हैं स्टार्टिंग के क्लास में कि सर 17 का क्यूब रूट जो है, क्योंकि क्यूब छोड़ेंगे क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कितना 12 सेंटीमीटर हो गया। आप जानते होंगे 12 का क्यूब 1728 होता है। यानी उस
पिघलने से बने घन की किनारा कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बड़े घन का जो किनारा हो जाएगा बाबू कितना? 12 सेंटीमीटर। देखिए आपके किस विकल्प में दिया हुआ है ये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है हम लोगों का टाइम एंड वर्क से, नो ये किससे है? सिंपल इंटरेस्ट से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए देखने में आपको बड़ी डरावना लग रहा है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ए, बी एवं सी ने 3, 4 और 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने, ओहो किस चीज़ का सवाल हो गया बाबू? ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे टेस्ट सीरीज में लगभग सब सेट में ही आपको 1 से 2 पार्टनरशिप मिल रहा है। तो यहाँ भी पार्टनरशिप का है। आप लोग चाहेंगे तो इजी में इसको बना सकते हैं, बट हमारे सेट में आज पुनः है तो हम आज फिर से पुनः बताएंगे। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर बाबू आपको ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है। क्या है? ए बी और सी के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है यहाँ पर, ए बी और सी के पूंजी का रेशियो वो कितना है? 3:4:5 दिया हुआ है। ठीक है, इसी अनुपात में ए बी सी ने पूंजी लगाया है। अगर बाबू समय सबके लिए समान होगा यहाँ पर, तो यही हमारा लाभांश का भी अनुपात होगा। बट आप प्रश्न पढ़े हैं, क्या ऐसा बात है? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप हो गया। कैसे? तो बोल रहा 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। अब देखिए साल भर का व्यापार था बाबू, सी क्या कर लिया? हेरा फेरी कर लिया। जो पूंजी इन्वेस्ट किया तो उसका आधा निकाल लिया 6 महीना के बाद, यानी अगले 6 महीना तो उसका पूंजी आधा ही बच गया। तो देखिए यहाँ पर समय में क्या डिफरेंस आ गया, ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप हो गया। तो इसके लिए जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा वो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट के बारे में देखिए आगे जा चल के क्या बोल दिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी। देखिए यहाँ रेशियो में मालूम है ए का धनराशि कितना? 3 यूनिट। और एग्जैक्ट में बाद में जाके बोल दिया कि ए के द्वारा लगाई गई धनराशि बाबू कितना है? तो 27,000 है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 27,000 दे रखा है। यानी अगर 3 यूनिट का वैल्यू 27,000 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 9,000 हो गया। 9,000 रुपया 1 यूनिट का वैल्यू। तो अब आप ये पता कर सकते हैं कि सर अगर ए का इन्वेस्टमेंट 27,000 था तो आप कहेंगे सर बी का इन्वेस्टमेंट 9 चौक 36,000 रहा होगा। सी का भी आपने पता कर लिया, कितना? 9 पंचे 45,000 रुपया किसका इन्वेस्टमेंट रहा होगा? सी का रहा होगा। तो अब तो ये सवाल आपके लिए एकदम इजी हो गया भाई। ए का इन्वेस्टमेंट पता हो गया, बी का भी पता हो गया, सी का भी पता हो गया, और साल भर के अंत में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 86,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट का जो रेशियो हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो कैसे निकालते हैं? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बाबू ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 27,000। ए का इन्वेस्टमेंट है 27,000। और ए देखिए कोई अपने इन्वेस्ट में कोई हेरा फेरी नहीं कर रहा, जो लगाया बस साल भर तक लगाए रखा। कितना दिन के लिए? तो साल भर तक। ठीक है बाबू। फिर क्या हो गया? बी के बारे में देखिए, बी भी कोई चेंजिंग नहीं करता है। यानी बी का भी जो 36,000 रुपया है वो कब तक लगा रहेगा? पूरे 12 माह तक। मगर सी में क्या हो गया? तो सी का स्टार्टिंग में 45,000 का 45,000 लगा था 6 मास के लिए, और उसके बाद सी क्या किया? आधा पूंजी निकाल लिया। तो अगले 6 महीना के लिए उसका पूंजी कितना रहा बाबू? तो केवल 22,500 रुपया, 22,500 रुपया जो है ये कितना दिन के लिए? 6 माह के लिए लगा रहा। तो यही तो हो गया प्रॉफिट का रेशियो। किसका? ए बी और सी का। ए बी और सी के प्रॉफिट का रेशियो। अब इसी को आप क्या करिए, थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 0000000, बट यहाँ 00 है तो 00 को पहले कैंसिल आउट करिए। कैंसिल आउट हो गया 00 हैं, यहाँ से भी 00, यहाँ से भी 00, यहाँ से भी 00। अब सबसे पहले क्या करिए आप 6 से डिवाइड कर दीजिए हर जगह। देखिए तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 से 6 चल गया। ठीक है। अब आपने क्या देखा कि 270 दूना कितना हो गया? 540, और छोटा होगा ये कितना हो गया? 72, 720 हो गया बाब। अब ये कितना हो जाएगा? 450 और 225 है ना, 4 2 675, कितना हो गया? 4 2 675।
675। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए पहले, और जब इसको कैंसिल आउट हम लोग करेंगे तो देखिए क्या परिणाम आ रहा है। 5 दूना 10 दूना 20, 20 से भी तो काटिए रहा है ना, कट जाएगा 20 से, काटिए देखिए। पहले हम लोग 5 से काट देते हैं बाबू, 5 एकन 5, 0, 5 अट्ठे 40, ठीक है। फिर 5 से काटा कितना, 5 एकन 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 144 हो गया। ये कितना हो जाएगा 5 से, 5 एकन 5, 5 तिया 15 और 5 है 25। जब आप इसी को काटेंगे ना, 16 9 144 होता है ना, 9 से देखिए 12 बार में ये कट जाएगा, 9 से कितना 16 बार में ये कट जाएगा, और 9 से बाबू ये 15 बार में कट जाएगा। 15 9 135, 16 9 144, 12 9 108, सब 9 से कट गया। यानी एग्जैक्टली आपने फाइंड कर पाए कि सर हमारे प्रॉफिट का जो रेशियो हो गया 12:16:15। अब आपसे बोल रहा है कि ए और सी के हिस्से के बीच कितना का अंतर होगा बाबू, तो ए 12 यूनिट है, सी 15 यूनिट है, कितना का अंतर है दोनों में, 3 यूनिट का अंतर है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे, तो एकदम एग्जैक्ट डाटा कितना है, टोटल 86,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहाँ पे पता कर लीजिए आप, यहीं पर देखिए ना, कलर थोड़ा बदल लेते हैं हम लोग, देखिए कितना का है टोटल, 86,000 का है। तो 86,000 टोटल है, यहाँ कितना बाबू टोटल, तो कितना 15 12 27 प्लस 16 को जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43। तो 86,000 बटे 43, और दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो 12 15 का डिफरेंस 3 का है, तो 43 दूना 86, 2000 अतिया कितना 6,000 रुपया जो हो गया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। तो ये आप कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर लीजिए, हम लोग थोड़ा काटने में इतना लंबा चौड़ा कर दिए, लंबा नहीं है बाबू। सीधे ये इन्वेस्टमेंट पता करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यों ही पता हो गया प्रॉफिट का रेशियो ले आएंगे और उसके बाद कंपेयर कर देंगे। क्या हो गया, विकल्प डी हमारा आंसर हो गया। उसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, देखिए अच्छा क्वेश्चन भी है आज। एक क्वेश्चन है आपका, देखिए 22 नंबर आ गया कि एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20% व लड़कियों का 25% वजीफा धारक है, वजीफा धारक मतलब मान लीजिए वीजा उजा वाला आदमी होगा, भाई इतना को वीजा है, तो उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है प्रतिशत क्या है। बड़ा ही आसान है। सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो हम लोग करेंगे कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो 3:2 है। 3:2 को आप 3-2 मान सकते हैं, 30-20 मान सकते हैं, या 300-200 मान सकते हैं, जो आपको एग्जैक्ट अच्छा लग रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से वो सपोज कर लीजिए। तो क्या कर लिया हम लोगों ने कि सर बॉयज जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 300, और गर्ल्स कितनी रही होगी 200 यूनिट, 300 और 200 यूनिट, ठीक है। अब बताइए यदि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% वजीफा धारक है तो बॉयज में कितना नहीं वाला है, 80% बॉयज में नहीं है और 75% गर्ल्स में नहीं है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है कि जिसके पास नहीं है उसका प्रतिशत क्या है टोटल में, तो डायरेक्ट निकालिए ना। कहेंगे सर 300 का 80% के पास नहीं है, 20 के पास है तो 80 के पास नहीं है, 80% मतलब 4/5, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक है। प्लस जो 200 है गर्ल्स, उसमें से क्या है, तो 25% के पास है, तो नहीं वाला कितना 75%, 75% का मतलब 3/4 ना। तो इतना जो बच्चे हैं इसके पास वजीफा क्या है, नहीं है। तो पूछ रहा है यही कितना प्रतिशत है, तो बाबू परसेंट कैसे निकालते हैं, गुने 100 अपॉन टोटल संख्या, तो 300 और 200 500, यही हो गया हमारा आंसर। सोल्व कर देंगे तो चलिए हम लोग सोल्व भी कर देते हैं। 5 छक्के 30, 60, 6 चौक 4 से 50, 50 दिया, 150 इधर हो गया, 240 इधर हो गया, जोड़ दीजिए कितना हो गया 240 और 150, 240 इधर हो गया, 150 इधर हो गया।
390 हो गया टोटल ऐसे बच्चे जिसके पास वजीफा क्या है, नहीं है। तो इसकी क्या प्रतिशत होगा बाबू, 0 से 0 खत्म, यानी 1/5। और जब 5 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये परिणाम दे देगा आपको 78% के पास जो है वजीफा नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्या है। ये सब कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है बाबू। देखिए सोनू सर, सोनू सर, दीपक देखिए इधर प्रॉब्लम आ गया। इसको सोनू जी नहीं है। ये प्रश्न हो गया बाबू, विकल्प ए हमारा आंसर, विकल्प ए जो है हमारा आंसर हो गया इसका। और जो है इससे अगला जो हमारा होगा वो क्या होगा, देखिए तो इससे अगला जो होगा हम लोगों का, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ हो गया, देखिए बाबू हो गया, थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक में फंस गए थे। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो हम लोगों का क्या था, ये हो गया 78% वाले। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आपका कहाँ है मैथ्स का प्रॉब्लम कहाँ है, तो ये रहा। देखिए 13 नंबर किस चैप्टर से हो गया बाबू, ये एलिगेशन से हो गया। बड़ी आसान है, एलिगेशन का है, हम लोग एक लाइन में इसको सोल्व कर देंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी एक शरबत में 15% चीनी है तथा दूसरे शरबत में 5% चीनी है। पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत के कितने लीटर मिलाएं जिससे नए शरबत में चीनी कितना परसेंट हो जाना चाहिए, 20% हो जाना चाहिए। तो देखिए बड़ा ही आसान है, क्या करेंगे, एलिगेशन पे ही इसको फिट करते। कितना है पहले कितना है 15%, कितना है 15%। पहला में 15% क्या है, चीनी है, और जो दूसरा वाला शरबत उसमें कितना परसेंट चीनी है, 5%। अब बाबू जब दोनों को मर्ज करते हैं तो कितना बनना चाहिए चीनी की मात्रा, तो 10%। यानी आप यहाँ पर लगाएंगे 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5। आपने क्या देखा कि सर ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों को समान अनुपात में मिलाना पड़ेगा। 15% वाले और 5% वाला को अगर हम 10% वाला बनाना चाहते हैं तो दोनों को किस अनुपात में मिलाना होगा, दोनों के समान मात्रा को लेना होगा। तो समान मात्रा लेना होगा का मतलब 1:1 होना होगा। और पहला के बारे में बोला कि भाई पहला जो है वो कितना है, 20 लीटर है। अगर ये 20 लीटर है यानी एक यूनिट का मान 20 लीटर है, तो बाबू ये भी तो एक यूनिट है, तो इसका भी मान कितना होना चाहिए, 20 लीटर ही लेना पड़ेगा। समान मात्रा मतलब ये 20 लीटर था तो ये भी कितना लेना होगा, 20 लीटर लेना होगा। यानी विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं बाबू हम लोग। क्या है अगला प्रश्न हम लोगों का, देखिए अगला प्रश्न जो है हम लोगों का ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है कि 3000 में किस सबसे छोटी संख्या को घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। बड़ा ही आसान बात बाबू, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। क्या करना है आपको, 19 से भाग लगाना है 3000 में। बोल रहा 3000 में से किस सबसे छोटी संख्या को घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 19 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाए। कुछ नहीं है, 19 से 3000 में भाग लगाइए, 19 से 3000 को डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा बाबू उसी को घटाना पड़ेगा। उसी को कम से कम घटाएंगे तो क्या होगा, 19 से क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। लगा दीजिए, आप भाग लगा सकते हैं। 19 कितना बच गया, 11 आ गया, 0 लिए 19 5 95 आ गया। कितना बच गया, 10 में से 5 गया 5, 15 ना आ गया। अब कितना लेंगे, 0, 19 6 के 114, 19 7 133। देखिए अगर यहाँ 133 आया रहता, यानी कितना ज़्यादा है ये 3000, कितना ज़्यादा, 10 में से 3 गया 7, ये इधर गया यानी 1।
यानी 3017 कम होता, 3017 कम से कम होता तो वो 19 से क्या होता, परफेक्टली डिविजुअल हो जाता, नहीं हो जाता? कितना कम होना चाहिए बाबू? 3000 में से कितना घटाना चाहिए? तो 17 घटा देंगे सर अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा वो 19 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ये डिवीजन चैप्टर का था, आप लोग पढ़े होंगे, एकदम आसान बात था ये। अगला क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स का, यहाँ पे आ गया। क्या बोल रहा है? बोल रहा है हम लोगों को यहाँ पर कि कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी? बाबू देखिए यहाँ पर दो तरह की बातें हो सकता है। अगर यहाँ पे बोला गया होता हम लोगों को यदि प्रत्येक 15 सैनिकों में एक कप्तान है, ऐसा बात रहता बाबू, तो हम लोग डायरेक्ट 1200 में 15 से भाग लगा देते और तब जो हमारा रिजल्ट आ जाता बाबू 80 गो कैप्टन हो जाता, ठीक है। मगर यहाँ क्या बोला? यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है। भाई 15 सैनिक, उसके लिए एक कप्तान होगा, यानी 16 के समूह में क्या है, 16 आदमियों का जो समूह बनेगा उसमें क्या, एक कैप्टन होगा, 15 गो जवान होगा, ये कहना चाह रहा है। यानी 16, यानी यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करता है आदमी, कोई 80 मार देगा, कोई 50, जबकि हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 75 होगा। क्यों होगा? तो 15 प्रत्येक सैनिक के लिए एक कप्तान है, ये नहीं कि 15 में से एक कप्तान है, 15 के लिए एक कप्तान चाहिए। यानी 16 के समूह में 1200 का टोटल जो हमारा संख्या है 1200, उस 1200 में जो है कैगो कैप्टन होगा, तो कैप्टन की जो संख्या हो जाएगा कैप्टन की 1200 बटे 16 कैंसिल आउट, कितना बार में 75 टाइम से, यानी कितना हमारा रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पर 75 हो जाएगा, नॉट 80। 80 का मतलब डायरेक्ट 15 से भाग लगा दी बाबू, तो केवल क्या, तब तो कितना हो जाएगा 1275 आदमी टोटल होना चाहिए। टोटल जो संख्या होना चाहिए वो 1275 होता, अगर 1280 तब हम कहते कि सर 1280 में 80 गो कैप्टन है। मगर यहाँ बोल रहा है प्रत्येक 15 के लिए एक कप्तान है, 15 के लिए एक कप्तान, यानी 15 में नहीं है एक कप्तान, 15 के लिए एक है, यानी टोटल 16 में से एक कप्तान और 15 को क्या है, सैनिक है। यानी यहाँ जो कैप्टन की संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या एकदम सब, ये क्या अगले वाला भी भाग चैप्टर से था, ये भी भाग चैप्टर से, डिवीजन चैप्टर से है। देखिए यहाँ पर आपको एलसीएम चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, बड़ा ही ये आसान है, आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। उसी पर ये क्वेश्चन हमारा डिपेंड कर रहा है। देखिए बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है, यदि उनमें से एक नंबर इतना है तो दूसरी संख्या क्या है। एकदम सिंपल बाबू, हम लोग क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है अर्थात फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो उसी संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। ये डाटा मालूम है, ये डाटा मालूम है, ये फर्स्ट डाटा मालूम है, सेकेंड डाटा आपसे पूछ रहा है, तो क्या कहेंगे सेकेंड डाटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कहेंगे सर एलसीएम जो हमारे पास है वो 4284 मल्टीप्लाई 34 अपॉन कितना, फर्स्ट सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर तो कितना है फर्स्ट नंबर 204। जब बाबू आप इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना हो गया ये 17, ये कितना हो जाएगा 102 ना। 17 से देखिए कट ही जाएगा, 17 पंजे 50, ये 17 को 6 बार पढ़िए तो 17 छक्के 102। इसको बाबू कैंसिल आउट करेंगे तो पता है कितना परिणाम आ जाएगा 714 आ जाएगा कैंसिल आउट करके, यानी सेकेंड नंबर कितना हो गया 714 हो गया, विकल्प ए हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ फिर हम लोग चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न, यदि दो वस्तुओं ए और बी द्रव्यमान, बाबू ये फिजिक्स हो गया, ये आपका रीजनिंग हो गया। देखिए फिर से आ गया मैथमेटिक्स, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन बट समझने वाला है। पहले प्रश्न पढ़ के समझ तो लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक कपड़े का पर्यवेक्षक कपड़े का 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। ठीक है बाबू, किसी कपड़ा को जो वो रिजेक्ट करता है उसके लिए क्या है,
एक कपड़े का पर्यवेक्षक कपड़े का 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। यानी जितना कपड़ा को वो क्या करता है, देखता है, पर्यवेक्षण करता है, उसका 0.09% को क्या करता है, त्रुटिपूर्ण होने के कारण साइड कर देता है। ठीक है, तो 0.09% को अब कह रहा है आपको 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़ों का निरीक्षण किया जाएगा। यानी अगर वो 18 कपड़े को रिजेक्ट कर दिया है, अगर वो मान लीजिए कि 18 कपड़ा रिजेक्टेड कर दिया, तो इसका मतलब है वो कितना कपड़ा तब तक में देखा है, कितने कपड़े को क्या किया, एनालिसिस किया है, देखा है, उसको परखा है और देखा कि ये त्रुटिपूर्ण है बाबू, तो कितना कपड़ा देखा होगा जो 18 को कपड़े क्या हो गया, खारिज हो जाएगा। देखिए बड़ी आसान है, यानी आप एक लाइन में नहीं कह सकते कि सर इसका मतलब ये हुआ कि वह देखे कि कितना कपड़ा निरीक्षण किया, तो हम सपोज करेंगे सर कि एक्स कपड़ा वो क्या किया, एक्स कपड़ा का वो निरीक्षण किया, तो भाई एक्स का 0.09% का वैल्यू ही कितना होना चाहिए, 18। बस हो गया आंसर। भाई हमने एक्स कपड़ा को क्या किया, निरीक्षण किया, उसमें से एक्स का 0.09% कितना होना चाहिए, तो 18 होना चाहिए। दूसरा भाषा में आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट कि सर सपोज कि हमने 100% कपड़ा देखा, तो ये 18 जो है वो क्या है, उस 100 में ये 18 जो है वो 0.09% का वैल्यू कितना है, 18 है। सपोज एक्स कर लीजिए, या सीधे कहिए कि सर सवाल में दे रखा है कि 0.09% का वैल्यू जो है वो 18 है, तो 100% का क्या होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी उतना कपड़ा हम लोग क्या किए, निरीक्षण किए थे, जिसमें 18 को रिजेक्ट किए। ओके, तो आप डायरेक्ट इतना परसेंट बराबर 18, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो पर भी हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा ना। या कोई ऐसे करके सपोज एक्स देखा, इतना परसेंट 18 है, एक्स का मान निकाल दीजिए, आंसर हो गया। कितना हो जाएगा देखिए, एक्स गुने 9 कितना, 2 बार 100 लिखिए, एक बार डेसिमल के बदले और एक बार परसेंटेज के बदले। देखिए 9 दूना 18, यानी कितना कपड़ा देखा बाबू, 20,000 कपड़ा को क्या किया था, एनालिसिस किया था, जिसमें से 18 कपड़े को रिजेक्ट किया, यानी 0.09% को क्या किया, रिजेक्ट किया। यानी कितना आंसर हो गया हमारा, 20,000। अगला प्रश्न क्या है मैथ का, देखिए आप लोग, ये भी आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का। क्या बोल रहा है, ए ने बी का 15%, ए ने बी को 15% के प्रॉफिट पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। तो ए ने खिलौनों के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था, कोई 100 यूनिट भी मान सकते हैं, कोई एक्स सपोज कर लीजिए। दोनों ही कंडीशन में आपका रिजल्ट यूँ आ जाएगा। देखिए बड़ा ही आसान है। क्या है, अगर हम कहेंगे कि वास्तव में ए ने कितना भुगतान किया था, तो हम कहेंगे सर एक्स भुगतान किया था। कौन, ए, एक्स ए जो है कितना भुगतान किया था, स्टार्टिंग में एक्स रुपया सपोज कर लीजिए। तो एक्स का उसने क्या किया, 15% के प्रॉफिट पर किसको बेच दिया, बी को। तो भाई बी खरीदा कितना में, बी के लिए जो क्रय मूल्य हो गया 15% का लाभ, मतलब बाबू 115/100, इतना में किसको बेचा, बी को। ये ए का सेलिंग प्राइस हो गया और बी के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। बाद में बोल रहा है कि बाबू बी को 552 रुपये की प्रॉफिट हो रहा है, तो बी का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो बी जितना में खरीदा, बी जितना में बेचा, उसी दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या, प्रॉफिट कहलाएगा। तो बाबू ये बी का क्या हो गया, ये बी का से कॉस्ट प्राइस है, बी खरीदा कितना में, तो इतना में, और फिर बी क्या किया, वही सामान 20% के प्रॉफिट पर बेचा, किसको, एक, किसी को भी बेचे, क्या मतलब, हमको प्रॉफिट से मतलब है। तो ये हो गया बी का कितना, बी के लिए ये सीपी हो गया, बी के लिए ये इतना रुपया उसका सीपी हो गया। ठीक है, अब बताइए बी के लिए एसपी कितना है बाबू, तो जो जितना में खरीदा उसके 20% मोर देन, यानी 120/100 पर ये क्या किया, बेच दिया। किसको बेच दिया, फिर से किसी ए को ही बेच दिया। तो ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, दोनों का डिफरेंस जो है कितना दे रखा है, 552 रुपये। आंसर हो गया आपका, सोल्व कर लीजिए। तो जब ये इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए तो इतना डाटा तो इक्वल है बाबू, इतना डाटा इक्वल है, तो घटेगा तो कैसे, प्रॉफिट जो हो जाएगा हमारा x × 115/100, इसको अगर बाबू हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो 120 - 100/100। कहिएगा सर ये कहाँ से आ गया,
कहाँ से आ गया, तो इतना माइनस इतना जब ये करेंगे, इसको कॉमन करेंगे तो 120/100 -1 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ एक लाइन हम लोग स्टेप गैप कर दिए, लिख दिए x गुने 115/100, ये कितना हो गया 20×500 यानी 1/5 बराबर कितना 552। जब इसको आपने सोल्व किया तो क्या परिणाम आएगा देख लीजिए, 2400 के आसपास आ जाएगा मे बी। 5 से कितना बार में 23 बार में हो गया। और 23 से इसको काट दीजिए ना, 23 दूना 46, 46 4 आप 5 9 9 पर 2 92, 23 चौक 92। देखिए हम बोले ना 2400 रुपया आ जाएगा। तो यानी कितना बाबू उसके लिए ए वास्तव में भुगतान किया था, 2400 रुपया ये भुगतान किया था। यहीं पर आपको पूछ सकता था कि बी बेचा कितना में, चाहे बी खरीदा कितना में था, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो आप वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं इसका। 100 यूनिट भी यहाँ सपोज कर सकते थे। यहाँ आपको बोल रहा 47 नंबर में कि एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। देखिए बड़ा ही आसान है, बस आज का क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोगों का इजी है। आज हम लोग शायद अच्छा नंबर लाए होंगे, मैथ में सारा सेक्शन बन गया होगा। एक कक्षा के 15 लड़कों का औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं तो अब उनकी औसत आयु क्या होगी। देखिए बाबू, नया जो औसत हो जाएगा हमारा, अब जो उसका न्यू औसत हो जाएगा, न्यू एवरेज जो हो जाएगा उसका डायरेक्ट क्या कहेंगे सर, 15 गुने 11 और प्लस कितना बाबू 9 वर्ष का 5 गो आ गया, यानी 9 गुने 5। और चूंकि सभी का पूरे नया वाला औसत है तो कितना आदमी हो गया, तो 15 उधर था 5 इधर था, यानी 20। सोल्व कर दीजिए ना, 5 5 1 6 165 हो गया, 9 5 45 हो गया, बट्टे में 20 हो गया। अब आप लोग जानते हैं 165 45 कितना 200/20 यानी 20, दाहिने का 200 जी 10 वर्ष हो गया उसका नया एवरेज। नया एवरेज कितना हो गया 10 वर्ष। चलिए देखिए अगला। आज लग रहा है कोई मज़ेदार क्वेश्चन नहीं दिया है क्या। देखिए यहाँ पर भी बाबू एक फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। आपको बोल रहा है मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन पर आधारित है। सवाल में खुद आपको बोल दिया कि मध्यानुपात और तृतीयानुपात के सूत्र का उपयोग करके। तो आपको पहले हम ये चर्चा कर दें कि यदि कोई 2 क्वांटिटी दिया गया हो तो उसका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है और उसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, या कैसे निकालते हैं हम लोग, उसको देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि 2 राशि ए और बी दिया गया हो, अगर 2 क्वांटिटी ए और बी हो और इसका आपसे पूछ दिया जाए मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन, तो क्या होता है बाबू, सभी आदमी जानते होंगे इसका मध्यानुपाती क्या होता है, √ए बी। अगर नहीं जानते इन बातों को याद रखिए, इस पे सवाल अगर अक्सर आता रहता है। MTS उठा के देख लीजिए, जस्ट पीछे वाला LDC उठा के देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और इसी 2 राशि का अगर यहीं ए और बी 2 राशि दिया गया हो और इसका क्या पूछे, तृतीयानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन अगर पूछे बाबू तृतीयानुपाती, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, b²/a। इन दोनों बातों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है इस सवाल के लिए। तो अगर इन दोनों बातों को हम लोग ध्यान रख रहे हैं या पता है, तो आपसे सवाल बोल रहा है कि सूत्र के प्रयोग से बताइए कि 8 और 20 के बीच का थर्ड प्रोपोर्शन, 8 और 20 का क्या होना चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शन। तो क्या होगा बाबू, 8a है 20b है, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 × 20 b²/a यानी 8। ये हो गया 8 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि 4 और 9 के मीन प्रोपोर्शन का रेशियो बताना है। तो बाबू 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन कितना, 4 गुने 9 का होल ओवर रूट। अब यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से कटा दिया, 10 बार में 10 पंचे 50 = कितना, 9 चौक 36 का स्क्वायर रूट कितना 6 हो गया। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि सर 25:3 हो गया हमारा रिक्वायर्ड रेशियो। 25:3 इज द रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। यही आपको ज़रूरत था इसी रेशियो का। अब अगला प्रश्न जो है हम लोगों का, वो देखिए क्या दिया हुआ है। ये आपका बाबू नंबर सिस्टम से हो गया, कैलकुलेटिव है।
और कैलकुलेटिव के साथ साथ आप इसको अलजेब्रा का भी प्रश्न कह सकते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेशनलाइजेशन आपको आना चाहिए। रेशनलाइजेशन हम आपको बताए हैं कैसे रेशनलाइज होता है। तो जो डाटा दिया रहेगा उसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट होगा उस कंजुगेट से उसको प्रोडक्ट भी करना है और उसको उसका डिवाइड भी करना है, तब जाके हमारा क्या होता है क्या निकालते हैं हम लोग, उसका रेशनलाइजेशन फाइंड कर पाते हैं। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू दिया है, y का जो वैल्यू दिया है, डायरेक्ट इसी वैल्यू का प्रयोग करके आप अगर x³ + y³ का मान निकालेंगे बाबू तो काफ़ी लेंदी लगेगा, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, बट बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं है। कैसे, तो देखिए बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं है। क्या दे रखा है कि x बराबर जो दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है √3 - √2 अपॉन √3 + √2। जब ये बाबू इसका रेशनलाइज करेंगे क्या हो जाएगा, √3 - √2। देखिए a - b का a + b का कंजुगेट क्या होगा, a - b, उससे गुना कर दिया, फिर उससे अब क्या कर रहे हैं, भाग भी कर रहे हैं। देखिए गुना भी हो गया और भाग भी हो गया। किसका, √3 + √2 का कंजुगेट कितना, √3 - √2। उससे क्या किया, एक बार हमने प्रोडक्ट कर दिया, फिर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसका रेशनलाइजेशन हो गया। नीचे वाला पार्ट में जब देखेंगे आप तो a + b a - b का रूप में आ गया है। तो a + b a - b मतलब a² - b² √3 का स्क्वायर कितना 3 हो गया, √2 का स्क्वायर कितना 2 हो गया, यानी 3 - 2 यानी 1। नीचे का पार्ट तो क्या एकदम खत्म हो गया, 1 हो गया, साफ हो गया। और ऊपर में बाबू क्या दिख रहा है, ऊपर में जो हम लोगों को दिख रहा है कि a - b यानी a - b का होल स्क्वायर। तो इस सब स्टेप को हम लोगों को ब्रेन में ही कैलकुलेट करना होगा, तभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा और जल्दी बना सकते हैं और ब्रेन में होने लायक भी है। a² जोड़ b² तो √3 का 3 है, √2 का 2 तो 3 2 5 हो गया है। अब क्या हो जाएगा, -2ab यानी क्या कह सकते हैं सर, 2√6 हो गया। कितना हो गया, 2√6 हो गया। यानी x का जो वैल्यू आपको इस रूप में दिया हुआ था उसको आपने रेशनलाइज करके जो सरलतम रूप में लाया वो कितना लाया, 5 - 2√6। ठीक है। तो अगर आप इसका रेशनलाइज किए, ये परिणाम आया, तो इस सेम डाटा देखिए क्या किया, सिर्फ पलट दिया, माइनस वाला ऊपर नीचे आ गया और प्लस वाला ऊपर चला गया है। तो यहाँ जो इसका रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर आप सिमिलरली इसी तरह डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर y बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर सर 5 + 2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 + 2√6 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, क्यों, जैसे इसको किया वैसे ये वहाँ माइनस लग गया, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब कहिएगा सर हमें x भी एकदम सिंपल डाटा में पता है, y भी एकदम सिंपल डाटा में पता है, मगर चूंकि आपको x³ + y³ निकालना है तो ब्रेन आपका पहले से एकदम क्या होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए कि इसमें हमको किसका ज़रूरत पड़ने वाला है, x + y का ज़रूरत पड़ने वाला है बाबू। तो जब ये इस टर्म को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट कैंसिल आउट, यानी 5 - 5 10 हो गया। और जब इसको प्रोडक्ट करेंगे बाबू दोनों को आपस में तो क्या हो जाएगा, a - b a + b a² - b²। 25 में से 24 गया, कितना 1 हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट 1 और दोनों का योगफल 10 हो गया। तो जब ये दोनों बातें आपको पता है तब आपसे पूछ रहा है क्या, a³ + b³ का मान बताइए। बड़ा ही आसान हो गया। अब क्या हो गया देखिए, तो क्या कहेंगे, x³ + y³ = क्या कहेंगे, x + y का होल क्यूब माइनस 3xy × x + y है। अब देखिए तो ये डाटा मालूम है 10 का क्यूब कितना, आप जानते हैं कि सर 1000 हो गया। 3 और इसके वैल्यू कितना 1 है, तो 3 × 1 यानी 3 और ये 10 है। क्या परिणाम आ गया बाबू, 970। जो प्रैक्टिस में होंगी तो कई बार ही क्वेश्चन आपके सामने से गुजरा होगा, देखेंगे और डायरेक्ट 970 आंसर लगा के निकल चलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों का क्या दिया हुआ है क्या है देखिए, ये भी आपको उसी चैप्टर से है बट यहाँ कुछ करना ही नहीं है, यहाँ डायरेक्ट रेशनलाइज एक पद वाला कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या है देखिए, दे रखा है कि √, क्या दिया हुआ है, √4/3 माइनस 3/4 का √, यही ना है। पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में कि रूट दोनों के लिए क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 3 बाबू यहाँ ऐसे रह जाएगा।
माइनस ये कितना √3 रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 रह जाएगा। तो अब यहाँ से कुछ मत करिए, जो आपको सबसे आसान लगता है भिन्न का जोड़ कर लीजिए। कितना एलसीएम 2√3 एलसीएम हो गया। √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 दूना 4 हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 × √3 3 हो गया। बताइए क्या परिणाम आ गया 1/2√3 इज द राइट आंसर। ये सवाल रेलवे में भी पूछ चुका है, बहुत पुराना 2006 के आसपास में, देखिएगा ये क्वेश्चन। क्या आंसर हो गया डी हो गया हमारा आंसर। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखिए कुछ टॉपिक हम लोग लेके भी आएंगे क्लास के लिए, बोल रहे हैं हम लोग, बट अभी तक लाए नहीं है, लाने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है 58 में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी एलसीएम चैप्टर से हो गया, बट काफ़ी इजी दिया हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए जिसको 14, 56 में जोड़ने पर यह 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हैं भाई 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसका मतलब क्या 6, 5 और 4 के एलसीएम से भी वो क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम उसका ले आइए क्या आता है। देखिए तो क्या आया 654 का जो हमारा एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा। देखिए 2 कॉमन कर लीजिए ना, 3 दूना 6, 56 से 30 दूना कितना हो गया एलसीएम 60 बाबू हमारा इसका एलसीएम हो गया। नहीं हो गया 60 हमारा इसका एलसीएम हो गया। तो 1456 में क्या जोड़ें जिससे कि इससे विभाज्य हो जाए बाबू, इससे विभाज्य हो जाए मतलब 60 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग 60 से पहले डिवाइड कर लेंगे 56 को, लगाइए 6 दूना 12 हो जाएगा। कितना आ गया 5, ये कितना 2, कितना आ गया 6। अब देखिए 4 बार में लगा दीजिए ना, 6 चौक 24, 240। अब यहाँ से 2 बातें हो सकता है, जो समझदार हैं एक स्टेप कहेंगे करा क्या जोड़ना चाहिए बाबू। तो पॉजिटिव में अगर आप रिमाइंडर लाते हैं तो आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। इस नंबर में से उसको घटाएंगे, पॉजिटिव लाने का मतलब हुआ। तो यहाँ से 2 बातें हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव रिजल्ट लाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट 6, 5 में से 4 गया 1, अगर पॉजिटिव रिजल्ट लाएंगे तब हम कहेंगे कि क्या जोड़ा जाए। क्या पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए, तो हम कहेंगे सर वो जोड़े जाने वाली जो संख्या है सर वो 60 < 16। क्या कहेंगे 60 - 16, इसको घटाएंगे तब जाके हमारा रिजल्ट आएगा। कितना आएगा बाबू 44 आ जाएगा। मगर अगर कोई समझदार है बंदा, अगर जोड़ने की बात हम पहले ही देख लिए हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि सर रियली में 4 बार में ये कैंसिल आउट होना चाह रहा है, तो 4 बार में नहीं, यहाँ से हम क्या करेंगे 256 था, डायरेक्ट कितना बार में कर देंगे 5 बार में कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 6 5 30, 300 हो जाएगा। तो निगेटिव में कितना 44 आ गया। तो जितना निगेटिव में आ रहा है उतना हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। किसमें 1456 में 44 ऐड करेंगे तब जाके वो जो है पूर्णतः 6, 5 और 4 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि हमने देखा कि 44 ऐड करने पर ये जो है 60 से पूर्णतः डिविजिबल हो रहा है। अगर 60 से डिविजिबल हो रहा है मतलब 4, 5, 6, 5 और 4 से भी डिविजिबल निश्चित रूप से होगा। यानी क्या जोड़ना पड़ेगा बाबू 44 जोड़ना पड़ेगा। चलिए अगला देखिए क्या है हम लोगों का अगला जो है हम लोगों का ये रहा 62 नंबर बाबू, टाइम एंड वर्क से है। देखिए टाइम एंड वर्क जो रेलवे के लिए होना चाहिए बाबू, ये इस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड नहीं है। ये जो हम लोगों का क्वेश्चन है 62, इसका स्टैंडर्ड से काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में या ग्रुप डी में आया हुआ था पिछले एग्जाम में। बट कहिएगा सर तो फिर ऐसा क्यों बता रहे हैं बाबू, तो ऐसा क्वेश्चन भी जो है कई बार आपके रेलवे में आया हुआ है। तो ये छोटा वाला हम लोग देखेंगे, आपको बड़ा बड़ा भी हमने बताया है पिछले डिस्कशन में। आने वाले अगले डिस्कशन में हम आपको और बड़ा बड़ा बताने वाले हैं, जो आपके एकदम लेवल का हो, अभी करेंट का जो टाइप का हो उस तरह का भी बताएंगे। तो इसको भी देख लीजिए कैसे बनाते हैं हम लोग इसको। 1 लाइन का क्वेश्चन है बाबू, क्या है, रवि, रोहन, राजेश अकेले एक कार 10, 12, 15 क्या दिया बाबू। सपोज करिए ना भाई ए बी, ये रवि राहुल को छोड़िए, ए बी और क्या है सी है। कितना कितना डी में कर रहा है बाबू 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। सबसे पहला काम हम क्या बताए थे कि टोटल वर्क को 100% भी सपोज कर सकते हैं,
या हम क्या करेंगे, अगर 100% पे हमारा क्वेश्चन जो है, अगर 100% पे मेरा क्वेश्चन परफेक्टली कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस दिए गए डाटा का एक मानक रूप लेते हैं, यानी उसका एलसीएम ले लेते हैं टोटल वर्क के लिए। तो कहाँ पर 100% मान लेंगे, जैसे 100 मानते और 10, 12 और 15 से 100 पूर्णतः कट जाता, तो 100 मानने में थोड़ा सुविधा होता। और अगर ये नहीं कट रहा है बाबू, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको एलसीएम ले लेंगे, तो वो हमारा परफेक्ट वर्क होगा, टोटल वर्क। तब वो जो हमारा टोटल वर्क होगा वो आसानी से आपको क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, समस्या नहीं खड़ा करेगा कोई। देखिए क्या है, कितने एलसीएम हो जाएगा बाबू, 10, 12, 15 के एलसीएम कितना, फिर से वहीं आ जाएगा 60 यूनिट आ जाएगा। देखिए 10 छक्के 12 5, हाँ कितना आ गया, टोटल वर्क जो हमारा आ गया 60 यूनिट आ गया। टोटल वर्क क्या है, ये टोटल वर्क जो हमारा कितना है, 60 यूनिट है। तो ए जो है, ए यानी रवि जो है 10 दिन में पूरा काम कर देता है, यानी पूरा काम मतलब 60 यूनिट काम कर देता है 10 दिन में, यानी एक दिन में 10 छक्के 60, यानी 6 यूनिट इसका क्या एफिशिएंसी है पर डे। 12 पंचे 60, 15 चौके 60। अब आपसे पूछ क्या रहा है, यदि तीनों एक साथ मिले, देखिए कुछ यही तो है, कुछ पूछा ही नहीं। क्या पूछा, जब ये तीनों मिल जाएगा तो क्या समय लेगा, तो कुछ नहीं, 60 अपॉन कितना, 6 5 11 4 15, 15 चौके 60, यानी तीनों मिल के बेचारा 4 दिन में ही उस काम को क्या करेगा, 100% क्लियर कर देगा। क्या आंसर हो गया हमारा, 4 दिन हमारा आंसर हो गया, नहीं हो गया, क्या आंसर आ गया हमारा, 4 दिन, यानी विकल्प ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हम लोगों का, 62 के बाद देखते हैं हम लोग। देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ गया 66 नंबर, ये थोड़ा सा ठीक हो सकता है मे बी। क्या है, एक वृत्त और एक वर्ग, एक सर्किल और एक स्क्वायर का जो है एरिया का सम दे रखा है। एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर इजकल टू कितना दे रखा है, 5450 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना है, 5450 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर अगला स्टेप में बोल दिया कि उस सर्किल का जो बाबू डायमीटर है, डायमीटर यानी व्यास कितना दे रखा है, 70 सेंटीमीटर है। तो बाबू वृत्त की सरकमफेरेंस और वर्ग की परिधि का जोड़ कितना होगा। बड़ा ही आसान है, देखिए कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। अगर आपको समझ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, तो इस सब में कुछ है ही नहीं, एकदम ईजी है। देखिए क्या करेंगे, ये जो हमारा पहले दे रखा है किसका किसका सम है बाबू, तो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का सम कितना, 5450 ना। यानी ऐसा कहिए ना कि सर ये सर्कल रहा और ये हमारा स्क्वायर रहा सर, इसी दोनों का जो, देखिए स्क्वायर ये गड़बड़ हो गया, ये आयत लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसको हटा दीजिए। चलो भाई तू हट जा रे, क्या है, ये सर्कल है हमारा, ये सर्कल और इस स्क्वायर का जो बाबू एरिया का सम दे रखा है, कितना दे रखा है, 5450, यही ना दे रखा है। आपको एक बात और मालूम है, क्या मालूम है, ये इतना cm स्क्वायर दिया हुआ है। क्या मालूम है कि सरकमफेरेंस डायमीटर ऑफ सर्कल 70 cm, यानी रेडियस कितना बाबू, ये जो हमारा फिगर है इसका रेडियस कितना, तो कितना आ जाएगा रेडियस, 35 आ जाएगा। अगर रेडियस 35 तो बाबू इसका एरिया तो हम फाइंड कर पाएंगे कितना, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब कितना 35 इंटू 35। यानी आप इससे ये पता कर पाए कि हमारे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर, ये हम निकाल पाएंगे। देखिए 7 पंजे 35, 22 पंचे 110 गुने 35 प्लस ये स्क्वायर और बराबर 5450। ओके, अब देखिए 11 से गुना करने का तरकीब आपको पता होगा कि 11 के वैसे टेबल भी आप जानते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 5, 3 में 5 जोड़ा 8 और 3, यानी कितना हो गया बाबू 3850, किसका, एरिया ऑफ सर्कल हो गया, प्लस स्क्वायर और ये बराबर कितना 5450। यानी आप एक लाइन में नहीं कहेंगे सर स्क्वायर का जो एरिया हो गया सर 5450 लेस देन 3850, कितना हो गया, ये तो 0 0 आ गया, ये तो कन्फर्म हो गया।
14 में से 8 गया, 6 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 1600 cm² जो हो गया बाबू वो स्क्वायर का एरिया हो गया। अगर स्क्वायर का एरिया 1600 है तो इस स्क्वायर के अगर साइड को हमने कितना कह दिया कि ए है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से इस स्क्वायर का जो भुजा हो जाएगा, साइड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है लास्ट में, फाइनली पूछ रहा है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों का जो है सम क्या होगा। तो देखिए बाबू, रिक्वायर्ड जो हमारा रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्ट जो हो जाएगा हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो बाबू रेडियस कितना 35 है, यानी कितना हो जाएगा ये 2 गुने 22/7 इंटू आर यानी 35। ये हो गया सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी 4 चौके 16, 160 हो गया। बस जोड़ दीजिए ना, आंसर आ गया आपका इतना सेंटीमीटर। नहीं आ गया 7 पंजे 35, 5 दूना 10 यानी 220 प्लस क्या कहेंगे 160 बाबू ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। यानी आप कहेंगे कि सर हमारा रिजल्ट जो हो गया वो 380 हो गया। नहीं हो गया। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है हम लोगों का अगला प्रश्न? बहुत ही बेहतरीन सवाल परसेंटेज का बाबू। ये 5 बार कम से कम जिस समय में एसएससी रिपीट करता था, क्वेश्चन को रिपीट करके पूछता था, प्रीवियस ईयर को खूब रिपीट करता था, अभी भी एसएससी रिपीट करता बाबू। तो ये एसएससी के रिपीटेशन में आप कई बार, एक बार नहीं कई बार ये प्रश्न आप देखे होंगे। तो जो एसएससी के बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे और रेलवे भी दे रहे होंगे बाबू, तो ये देखेंगे, कहेंगे सर आंसर हो जाएगा हमारा 80%। क्या था प्रश्न, उसको देखते ही आप कहेंगे सर हमारा रिजल्ट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 80%। क्या है सवाल बाबू, पढ़ लीजिए। बोल रहा किसी प्रदर्शनी में दाखिला होने के लिए 5 रुपये का पहले टिकट लगता था। पहले कितने का टिकट लगता था 5 रुपये का, ठीक है। बाद में क्या हो गया, प्रदर्शनी में जो है टिकट के चार्ज को क्या किया 20% रिड्यूस्ड कर दिया। देखिए बाद में जो टिकट का रेट है उसको 20% क्या कर दिया, रिड्यूस्ड कर दिया, यानी घटा दिया है, कम कर दिया है। उससे परिणाम क्या हुआ कि पहले जितना 5 रुपया प्रति दर जो टिकट था उससे जितना इनकम होता था उससे 44% ज़्यादा इनकम हुआ। कब, जब हम टिकट का रेट हमने घटा दिया, तब जो हमको कुल पूंजी जो मेरा प्रॉफिट होता था या जो जितना हम अर्न कर पाते थे 5 की दर से, उससे 44% ज़्यादा अर्निंग हुआ। कब, जब हमने टिकट का रेट 20% रिड्यूस्ड कर दिया। तो अब यहाँ सवाल बनता है बाबू कि आपसे पूछा कि आगंतुकों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो अगर आप इसको पूरे प्योरली ढंग से देखें, बेसिकली ढंग से सोच के समझ के देखें तो बड़ा ही आसान है। देखिए वैसे लॉजिक भी है कि देखिए बाबू पहले टिकट हमारा क्या था, पहले हमारा 5 था, अब 4 हो गया, तो 4/5 × 100। ये जो वृद्धि होगा ना बाबू हमारा, ये वृद्धि जो हो जाएगा वो आगंतुकों की संख्या में। कहेगा सर ये कैसे तुक्का लगा दिए, 4/5 × 100 बराबर 80%। ठीक है, चलिए आप तुक्का नहीं देखिए, आप क्या देखिए, सपोज करिए कि पहले जो आपके पास मेला प्रदर्शनी में जो आदमी शामिल होता था, आगंतुक यानी जो गेस्ट आते थे, पहले जो हमारे पास गेस्ट आता था, मान लीजिए पहले जो हमारे पास गेस्ट आते थे वो कितना आते थे, सपोज कि 100 यूनिट गेस्ट आते थे। कितना आते थे 100 यूनिट। तो कब आते थे बाबू 100 यूनिट, जब प्रत्येक प्रदर्शनी के लिए एक टिकट का चार्ज 5 रुपया था बाबू। उस समय में सपोज कि अगर 100 यूनिट गेस्ट आते थे हमारे पास, तो बाबू कितना अर्न होता होगा, टोटल इनकम हमारा कितना होता होगा, तो 500 यूनिट होता होगा कि नहीं। टोटल जो हमारा अर्निंग होता होगा वो 500 यूनिट हो रहा था, क्योंकि एक 5 का तो 100 कितना का 500 का होता होगा। अब जो हमारा रेट हो गया बाबू, तो पहले हमारा टिकट का रेट क्या था 5 रुपया रेट था, 5 रुपया पर टिकट था, है यानी ये 500 रुपया हो रहा है। बाद में क्या हो गया, प्रारंभ में ये रेट था हमारा,
बाद में टिकट का रेट 20% रिड्यूस्ड हुआ बाबू, तो 5 को अगर 20% घटाएंगे यानी 5 का 80% ही बचेगा तो 5 का 80% जो हो गया वो कितना हो गया, 4 रुपया के बराबर हो गया। तो अब जब 4 रुपया टिकट का रेट हो गया बाबू, अब जो प्रत्येक टिकट का मूल्य कितना हो गया है, प्रत्येक टिकट का जो हमारे पास अब कॉस्ट बचा हुआ बाबू वो कितना, 4 रुपया पर टिकट। तो 4 रुपया पर टिकट जो कॉस्ट बचा हुआ, तो हमको ये नहीं पता है कि कितना आगंतुक आ रहे हैं, मगर ये मुझे 100% कन्फर्म पता है कि टोटल इनकम जो पहले हो रहा था, अब की बार जो हमारा इनकम हुआ है कितना, 44% वृद्धि हो गया है। क्या हो गया है, 44% हमारे टोटल इनकम में वृद्धि हो गया बाबू। तो 500 को जब ये आप 44% वृद्धि करवाएंगे बाबू, तो ये कितना हो गया, 144 पंजे कितना, 700, 5 का 20 का 0 हाथ में, 5 का 20 का 0 कैरी 2, 14 पंजे 17 2 72। देखिए बाबू कितना रुपया अब हमारे पास कलेक्शन हो रहा है, 44% बढ़ गया, मतलब हमारे पास कितना रुपया का कलेक्शन हो रहा है, 720 रुपया का कलेक्शन हमारे पास जमा हो रहा है। कब, जब एगो टिकट 4 टका का हो गया था। जब पहले हो रहा था 500, 44% वृद्धि मतलब 720 हो रहा है। कितना वृद्धि हुआ बाबू, 720 रुपया जो टिकट टोटल इनकम हुआ, और एक टिकट का दाम 4 रुपया था। तो आप नहीं कहेंगे कि सर अब जो गेस्ट हमारे पास पहुंच रहे हैं वो 720/4 यानी 180 यूनिट गेस्ट जो है हमारे पास आ रहे हैं अभी टिकट घटने की वजह से। पहले कितना आ रहा था बाबू, 100, अब कितना आ रहा है, 180। कितना वृद्धि हुआ बाबू आगंतुकों की संख्या में, तो 100 से 180 हो गया। डायरेक्ट कहेंगे सर 80% का वृद्धि हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ है, 80% का वृद्धि हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ है? लॉजिकली ऐसे देख सकते हैं, 4/5/100 = 80%। चलिए देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का किससे है। ये आपका बाबू देखिए साधारण ब्याज का सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन है ये, हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन है ये। देखिए क्या है, 44,000 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि उनसे संबंधित 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 6 वर्षों के पश्चात अर्जित ब्याज की राशि बराबर हो जाएगी। यदि साधारण ब्याज की संबंधित दरें 6%, 8% और 6% वार्षिक हो तो राशि का सबसे छोटा भाग क्या होगा जो उधार दिया गया है। सवाल पढ़ के बाबू ऐसा लग रहा होगा कितना लंबा चौड़ा लिख दिया, बट समझने की बात है। कहना ये चाह रहा है ये कि कुल जो है 44,000 रुपया जो है वो लगाया है, मगर 44,000 रुपया 3 जगह पे इन्वेस्ट किया है। 3 जगह पर अगर इन्वेस्ट किया है 44,000, पहले को कितना दिया, दूसरे को कितना दिया, तीसरे को कितना दिया, ये पता नहीं है मेरे को। मगर ये पता है कि समय जो है पहला 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट था, दूसरा 3 वर्ष के लिए, तीसरा 6 वर्ष के लिए। सबका अलग अलग रेट भी मालूम है। और लास्ट में ये बात भी बोल दिया कि तीनों से जो ब्याज मिल रहा है उसकी वो जो राशि है वो क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो जब ये बाबू बराबर बोल दिया तो आपका क्वेश्चन जितना टफ था उतना ही आसान हो गया। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सपोज करेंगे कि सर पहला राशि जो है वो कितना, x यूनिट जो है, पहला राशि क्या था, x यूनिट था जो इन्वेस्ट किया। तो बाबू अगर x यूनिट इन्वेस्ट किया और उसके लिए समय 2 वर्ष है और रेट उसका क्या दे रखा है, 6% दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट है, तो कितना ब्याज होगा बाबू, 6 दूना 12% ब्याज होगा। तो भाई x जो अमाउंट है वो 12% ब्याज अर्न किया है। दूसरा राशि को अगर हम y कहते हैं तो y कितना ब्याज अर्न किया, 3 वर्ष और 8% रेट है, यानी 8 तिया 24% जो है वो दूसरा अमाउंट से ब्याज हमारे पास क्या हुआ, जमा हुआ। और तीसरा जो हमारा Z रुपया इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना ब्याज आ रहा है, 36%। देखिए कहिएगा सर आप ऐसे तीनों को बराबर क्यों कर दिया बाबू, तो सवाल में खुद बोल रहा है कि ब्याज की राशि बराबर हो जाती है।
ब्याज की राशि क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसीलिए हम लोगों को यहाँ बराबर जो दे दिया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया। बराबर हो जाती है तो बराबर कर दिए बाबू, परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए आपके पास क्या है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 और 1। यानी आप कहेंगे कि सर x इजकल टू 2y इजकल टू 3z का रेशियो हमारे पास आया। यानी अगर यहाँ से हम x इज टू y इज टू z का रेशियो निकालना चाहें बाबू तो 1:1/2 इज टू 1/3, 1:1/2 इज टू 1/3 हो गया कि नहीं। और ये x y z क्या है, तीनों का अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। तो इसको पहले प्योर रेशियो में बदल लीजिए, क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना 6, यानी 6:2, 3 जा 6, 3 2 जा 6। यानी पहला जो पूंजी है वो 6 यूनिट में है, दूसरा 3 यूनिट में और तीसरा 2 यूनिट में क्या किया गया था, इन्वेस्ट किया गया था। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है तो राशि का सबसे छोटा भाग क्या होगा जो उधार दिया गया था। तो बाबू सबसे छोटा हिस्सा क्या है, 2 यूनिट है जो 6 वर्ष के लिए और 6% की दर पर लगाया गया था। तो वही तो पूछ रहा है कि सबसे छोटा हिस्सा क्या है। तो हम कहेंगे सर टोटल अमाउंट है कितना, 44,000। यहाँ टोटल क्या दिख रहा है रेशियो का, 6 3 9 2 11 यूनिट। सबसे छोटा अमाउंट मतलब 2 यूनिट, 11 चौक 44 बाबू, यानी 4,000 दूनी। सबसे छोटा अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया था वो क्या था, 8,000 रुपये था। क्या था, 8,000 रुपया, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू हम लोग, क्या है हम लोगों का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बाबू, ये भी 76 नंबर आपके किस चैप्टर से आ गया, ये भी आपका किससे आ गया, एसआई और सीआई इसमें क्या है, मर्ज है। एसआई भी है और सवाल में सीआई भी है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या है यहाँ पर मिक्सअप है। तो क्या बोल रहा है, एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिलने वाला ब्याज 4,000 रुपये है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप में संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि में कितनी वृद्धि होगी। एकदम सिंपल बाबू, समय वैल्यू कितना है, समय का वैल्यू 2 वर्ष, समय का वैल्यू कितना है 2 वर्ष और रेट कितना है 10%। तो सबसे पहले आप बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको एसआई की बात हो यहाँ पर कि सर एसआई कितना होगा तो कहेंगे बाबू एसआई हो जाएगा 10 दूना 20% जो है वो क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। और आपसे बोल रहा है कि इस एसआई का वैल्यू है 20% का मान वो कितना 4,000 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि अगर यही समय और यही रेट रहे तो सर चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगा वो इस राशि से कितना अतिरिक्त मिलेगा, कितना अधिक मिलेगा। तो बाबू सबसे पहले सीआई फाइंड करिए ना। तो सीआई कैसे फाइंड करेंगे बाबू, कई तरकीब हम लोग देखे हैं, फार्मूला देखे हैं, क्या किए हैं, रेट को एक्सपेंड कर दिए हैं, फिर हम लोग उसको फ्रैक्शन मेथड से देखे हैं, कई तरीके से आपको बताए हैं। बट यहाँ पर हम लोग बाबू देखिए रेट को ही एक्सपेंड कर लेते हैं कि अगर रेट 10% है और समय 2 वर्ष है तो हमारा जो सीआई हो जाएगा बाबू 2 वर्ष का वो कितना हो जाएगा, तो इतना प्रतिशत हो जाएगा। यानी ये कितना प्रतिशत, 21%। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि एसआई 20% और सीआई 21% है, तो कितना राशि अतिरिक्त मिलेगा बाबू, कितना राशि अतिरिक्त मिलेगा, तो 1% अतिरिक्त राशि मिलेगा। यही 1% का तो वैल्यू आपसे सवाल में पूछ रहा है कि कितना अतिरिक्त राशि मिलेगा, यानी 1% का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो कहिएगा सर कोई फिक्स डाटा कहाँ मालूम है, एकदम मालूम है बाबू, साधारण ब्याज कितना है 4,000 है। यानी कहने का मतलब कि 20% इजकल टू कितना है 4,000 रुपया है, कितना है 4,000 रुपया। तो बाबू 1% का मान निकाल दीजिए ना, यही ना अतिरिक्त मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से। तो 4,000 अपॉन कितना 20, 0 से 0 खत्म, कितना हो गया बाबू 200 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। कितना रुपये अतिरिक्त मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज से, तो 200 रुपये अतिरिक्त मिलने वाला है। अगर आपसे पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा तो क्या कहेंगे 4,200 रुपया मिल जाएगा सर। ठीक है,
यहाँ पे आपको प्रिंसिपल पूछ सकता था, जो प्रिंसिपल क्या है इस स्टेटमेंट के लिए वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। अगर 20% का मान बाबू 4000 है तो आपका प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो कितना, 20 पंजे 100, तो 4000 पंजे कितना, 20,000। 20,000 आपका प्रिंसिपल हो जाता है इस स्टेटमेंट के लिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो हम लोगों का है बाबू, देखिए टाइम एंड वर्क से है, बट ये भी आपका नॉर्मल ही है। क्या है टाइम एंड वर्क से? देखिए के एक काम का 3/4 6 दिनों में करता है। तो बाबू अगर के 3/4 6 दिन में करता है तो हम कहेंगे के टोटल काम कितना दिन में करेगा? के यहाँ पर जो टोटल वर्क करेगा बाबू कितना दिन में, तो 6 चौके 24/3 यानी ना 6 चौके 24/3 यानी कितना, 8 दिन। के अगर 3/4 6 दिनों में करता है तो 1/4 और बचा हुआ है उसको भी जोड़ देंगे, यानी टोटल वर्क यानी कितना, 8 दिन। यानी 6 को मल्टीप्लाई कर दिया कितना से, 4/3 से, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर, यानी 8 डेज। के 100% वर्क कितना दिन में, 8 डेज में। बाबू फिर से है जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में। अगर 2/, देखिए कैसे निकालते हैं बाबू, देखिए अगर 2/5 भाग 4 दिनों में अगर हम कहें टोटल काम यानी एक काम, तो बाबू उल्टा करके गुना कर देंगे, गुने 5/2, 2 दूना 4 यानी 5 दूना 10 दिन में कर देगा। क्या कर देगा? जे जो है पूरा काम कितना दिन में, 10 दिन में कर देगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकाल लेंगे। 8 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 8 दूना 16, 8 पंचे 40 यूनिट हो गया हमारा टोटल वर्क, यानी 8 पंजे 10 चौके। आपसे पूछ रहा है यह काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? भाई कुछ नहीं है, यही दोनों सवाल यहीं आ गया। कब? जब के और जे जब दोनों मिल जाएगा तो जो हमारा वर्क है वो 40/5 4 9 इतना दिन में समाप्त होगा। देख लीजिए कहाँ है, 9 चौक 36 4 40/9 यानी कितना, सी नंबर हमारा सही आंसर है। सी नंबर बाबू क्या है हमारा सही आंसर है ना, सी नंबर हमारा सही आंसर है। ठीक है क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का, फिर से देखिए बाबू पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। एक पार्टनरशिप हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, पुनः देखिए दूसरा पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। यहाँ क्या है, 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये एकाएक लाभ बांटना पड़ता है एकाएक, तो द्वितीय साझेदार को क्या मिलेगा? तो बाबू यहाँ पर क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा प्रॉफिट भी उसी रेशियो में मिलने वाला है इस बार। तो डायरेक्ट आप कहिए ना कि सर दोनों साझेदार को अगर हम ए बी सपोज कर लें कि दोनों साझेदार का नाम हमने ए बी रख दिया, तो ए बी का जो सर लाभांश मिलेगा यहाँ पर इस कंडीशन में वो किस अनुपात में, तो बाबू इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अनुपात में। तो 9,000 और इस टू कितना 10,500 कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए 15 छक्के 90 हो गया, 15 सत्ते 105, यानी 6:7 के रेशियो में क्या बटने वाला है, लाभ बटने वाला है। टोटल लाभ बाबू है कितना, तो 6500 रुपया को बांटना है, तो 6500 टोटल है, 7 6 13 यहाँ पर टोटल है। किसके बारे में पूछ रहा है, तो द्वितीय साझेदार को क्या मिलेगा, द्वितीय साझेदार मतलब 7 यूनिट वाले को क्या मिलेगा, 13 पंचे 65 500 7 पंचे 3500 रुपया बाबू मिलने वाला है। किसको, द्वितीय साझेदार को। किसको, द्वितीय साझेदार को क्या मिलने वाला है, 3500 रुपया। चले हम लोग अगला प्रश्न की तरफ। आज थोड़ा गला भारी लग रहा है बाबू, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का किससे दिया हुआ है, देखिए आपका टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से बाबू। पहले प्रश्न आप लोग देखिए, हम बनाने के लिए भी आपको नहीं कह सकते बाबू, और आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे क्योंकि आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे 2 घंटा पहले मिल जाता है। तो क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाने पर एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर चलता है
और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाने पर इस दूरी का केवल 80% चलता है। देखिए, अगर 50 की चाल से जाता है बाबू कोई गाड़ी तो 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलता है, मगर जब वही गाड़ी 60 की चाल से जाता है बाबू तो 1 लीटर में क्या होता है, 20% कम दूरी चलता है। तो किसका 80% चलता है? तो पहले जो चल रहा था 15 दूरी, पहले कितना चल रहा था? पहले चल रहा, अरे यार, पहले क्या चल रहा था? 15, उसका अब कितना चल रहा? 80% चल रहा। कब? जब 60 की स्पीड से चलता है बाबू। तो 80% का मतलब 4/5, 5 तिया 15, 4 तिया, इसका मतलब है कि 12 किलोमीटर चलेगा बाबू। जब 60 के गति से कार भागेगी तो 1 लीटर में कितना दूरी उसको चल पाएगा? वो केवल और केवल 12 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि 60 की गति से 120 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी बाबू? तो 12 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल, तो 120 किलोमीटर चलने में कितना लीटर पेट्रोल? एकदम हलवा है ये। देखिए, पेट्रोल की मात्रा क्या होगा यहाँ पर? तो बाबू 12 किलोमीटर जाता है 1 लीटर में, तो 120 किलोमीटर जाएगा 12 की दर से, तो कितना लीटर पेट्रोल चाहिए? 10 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता यहाँ पड़ने वाला है ना। कितना लीटर का आवश्यकता पड़ने वाला बाबू? 10 लीटर का। समझ गए? कुछ था इसमें, सिर्फ भड़कीला बना दिया लिख के बड़ा सा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का मैथमेटिक्स का है वो किस नंबर पर है? 199 नंबर बाबू। देखिए, ट्रिगो का सवाल है। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री है, कह रहा है। और ये हमारा आखिरी सवाल होगा बाबू आज का। तो आप लोग जो देख रहे हैं बढ़िया से समझ पा रहे हैं बाबू, और देखिए अपने नए नए दोस्तों को भी जोड़िए हमारे साथ। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जिस टॉपिक में आपको डाउट हो, आप बहुत आदमी बताए भी हैं कि सर इस चैप्टर का क्लास लिया जाए, तो लेंगे। हर वो टॉपिक का क्लास लेंगे मैथमेटिक्स में हम लोग जो आपको रेलवे के व्यू से इम्पोर्टेंट होगा और बेहतर है। ठीक है, हम लोग सारा क्लास लेने वाले हैं। तो देखिए आप लोग शेयर करिए आगे। देखिए क्या है, जो कर कॉस थीटा 3/5 है तो साइन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन 2 टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? एकदम सिंपल है बाबू, कैलकुलेशन है बस। देखिए क्या दिया हुआ, देखिए बताइए कि अगर कॉस थीटा 3/5 है यानी 3/5 है, यानी क्या है ये? B/H। B और H, अगर B 3 है H 5 है बाबू, तो P कितना हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। अगर P भी आपने फाइंड कर लिया तो आपसे क्या पूछ रहा है? साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। अब जिसका भी मान पूछे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या है हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर? हमारा एक्सप्रेशन है बाबू साइन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कितना? 2 टेन थीटा। कितना है? 2 टेन थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या दिक्कत है? साइन थीटा P/H, P/H यानी कितना? 4/5 माइनस कॉट थीटा B/H। क्या होगा? B/H, सॉरी B/P, कॉट थीटा B/P। B कितना है बाबू? 3 है। P कितना है? 4 है। और नीचे है बाबू 2 टेन थीटा। टेन थीटा P/B यानी 4/3। बस हल कर दीजिए ना, इसको क्या हल करना है? 4 चौके 16 में से 15 गया, 1/20 आई हो गया 8/3। 3 चला जाएगा ऊपर, 8 रह जाएगा नीचे, यानी 3/8 दूना 16, 160। यानी आप कह सकते हैं कि सर हमारा रिजल्ट जो होगा वो 3/160, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। तो आज का बाबू ये हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन था। वैसे भी मेरा गला आज बहुत दर्द कर रहा है। तो आप लोग जो है सो क्या करिए, इसको देखिए, आगे शेयर करिए, और आपका जो भी डाउट है बाबू आप कमेंट करके बताइए। सारा हम लोग यहाँ व्यवस्था करेंगे आप लोगों के लिए। बस आप ही लोगों के लिए यहाँ हम लोग हैं। ठीक है, तो बाबू आज के लिए थैंक यू। देखिए आप लोग इसको।